हेलो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है? आई होप आप सबने पिछली वाली जो अपने आईबीएस की स्टडीज डाली हैं, आप सबने वो देख ली होंगी। केस स्टडी 1, केस स्टडी 2 और केस स्टडी 2 इंग्लिश में भी कराई है। आज हम देखेंगे केस स्टडी नंबर 3 हिंदी में, और उसके बाद मैं इंग्लिश में भी बनाऊंगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाना। आओ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं केस स्टडी नंबर 3। देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, आईबीएस में क्या है मेनली अपना डीटी, आईडीटी और लॉ। डीटी, आईडीटी, लॉ। डीटी आईडीटी पे मेन फोकस रखना है, ठीक है ना दोस्तों? आओ चलो केस स्टडी नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अपने वही पुराने तरीके से साइड में नोटिंग करते जाएंगे, अपने अपने नोट्स सब बनाते जाएंगे दोस्तों, जैसे जैसे इसको ठीक लगता है। मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, सबके अपने अपने नोट्स बनने चाहिए। जो जितना बढ़िया अपने हाथों से बनाएगा उतना ज़्यादा वो रिटेन करता जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, पैरा नंबर 1, पूरे ध्यान से केस स्टडी पढ़नी है। एफएसटी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट। पहले ध्यान देना क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट, ये काम की लाइन है पैरा नंबर 1 में। ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स लाइक टी शर्ट, स्कर्ट्स, टॉप्स एंड सिमिलर कैजुअल वियर। सीएटी स्टैट्यूटरी ऑडिटर। क्या है सीएटी? सीएटी अपना क्या है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ऑडिटर्स आ गए हमारे। स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो प्रोवाइड टैक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज। सीएटी क्या करता है? एक तो ऑडिटर है और टैक्स कंसल्टेंसी की सर्विस भी देता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक अपने को। ही ऑल्सो हैंडल्स मैटर पर्टेनिंग टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द कंपनी। कंपनी के ऑडिटर साहब हैं और टैक्स कंसल्टेंसी भी देते हैं। कौन सी कंपनी को? एफ एस टी लिमिटेड को। ठीक है सर। ऑन अ मंडे मॉर्निंग, एक सुबह, ही हैड गोन टू द कंपनीज ऑफिस लोकेटेड इन नोएडा फॉर पार्टिसिपेटिंग इन अ प्री अरेंज्ड मीटिंग विद सर्टेन की डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग थी, उसमें गए थे सीए साहब। ओके। द साइड लोकेशन ऑल्सो हाउसेज कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। कोई दिक्कत नहीं है, पहले पैराग्राफ में मुझे कोई ऐसी लाइन नहीं लगी, बस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट करती है कंपनी, इसकी नॉलेज हमें होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, सेकंड पैरा में देखते हैं। Barely had the meeting started, a team of 3 officers, ये काम की लाइन है, 3 officers from the इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कौन से डिपार्टमेंट से आए? आईटी डिपार्टमेंट से आ गए ऑफिसर। ठीक है सर। डिसेंडेड अपॉन द कंपनीज प्रेमिसेस टू कंडक्ट टीडीएस सर्वे। क्या करने आए? टीडीएस सर्वे। आई होप आपने पढ़ा होगा असेसमेंट वाले चैप्टर में टीडीएस सर्वे वाला टॉपिक। तो ये डीटी का पॉइंट आ गया यहाँ पे देखो। इस वजह से डीटी की नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। ये ओपन बुक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नॉलेज ही नहीं होगी तो पता नहीं ढूंढोगे कैसे। तो मतलब नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नॉलेज होगी तो आप अपना ओपन बुक में भी टाइम बचा सकते हो, फटाफट बिना देखे भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है ना दोस्तों? आफ्टर कंप्लीटिंग द नेसेसरी फॉर्मेलिटी, दे आस्क फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट 3 years। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट 3 years, इंपॉर्टेंट लाइन। एविडेंस ऑफ टीडीएस रिटर्न्स फाइल्ड ड्यूरिंग दोस पीरियड। एविडेंस। Thereafter, they took control of the systems of the company containing its books of accounts। इनने क्या किया? सिस्टम्स ऑफ द कंपनी को अपने हाथों में ले लिया। तो आप सोचो, सेक्शन में जाके सोचो कि ये अलाउड है या नहीं। तो इसी चीज के ऊपर एमसीक्यूज बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे। हमें नॉलेज होनी चाहिए, फिर हम देखेंगे क्वेश्चंस क्या पूछते हैं हमसे। ठीक है दोस्तों? ठीक है। मीनवाइल डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी रिक्वेस्ट सीएटी टू स्टे देयर एंड हेल्प देम आउट इन दिस सिचुएशन। उनसे कहा कि सीए साहब आप यहीं रुको, हमारी मदद करो। ओके सर, पैरा 2 भी अपने को आ गया। टीडीएस सर्वे की बात हुई थी इस पैरा में। किसकी बात हुई थी? टीडीएस सर्वे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है अपने पैरा नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आफ्टर परसुइंग कंपनीज अकाउंट्स बुक्स, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इंक्लूडिंग बिल्स फॉर फ्यू आवर्स, द टीम समराइज फॉलोइंग पॉइंट्स परपिटेड लैप्सेस बाय द कंपनी इन द मैटर ऑफ टीडीएस। क्या दिक्कत है? टीडीएस की दिक्कत लगी। जो लोग आए थे 3 लोग, उनने क्या देखा? टीडीएस की दिक्कतें देखी। डिडक्शन इंसिडेंटल इश्यूज। अब ये कुछ पॉइंट आएंगे, इन पे आपको बताना टीडीएस कटना चाहिए था, नहीं कटना चाहिए था, इस सेक्शन वो सेक्शन, ये सब पूछेगा। ठीक है। इट वॉज पॉइंटेड आउट दैट कंपनी हैज मेड पेमेंट्स ड्यूरिंग दीज ईयर्स टू बीसीसीएल। बीसीसीएल कौन है? भारत कंटेनर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। किसने पेमेंट करी? वीएसटी लिमिटेड। वीएसटी ने पेमेंट करी है किसको? बीसीसीएल। ओके। अ गवर्नमेंट ओन पीएसयू, ये क्या है? अपनी पीएसयू। द said company operates container cargo services and its terminal is linked with rail lines। ये क्या सर्विस प्रोवाइड करती है? कार्गो सर्विसेज। क्या सर्विस प्रोवाइड करती है दोस्तों? कार्गो सर्विसेज। ठीक है। इज लिंक्ड विद रेल लाइंस टू वेरियस गेटवे पोर्ट्स इंक्लूडिंग वन एट जेएनपीटी नहावा सेव ऑफ मुंबई। ओके, तो ये किससे रिलेटेड है? रेलवे वाले से। ठीक है सर, कार्गो सर्विस दे रही है बीसीसीएल रेलवे वाली, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पे देखेंगे हम टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं होगा। और आगे देखते हैं पैराग्राफ क्या कहता है। एफएसटी लिमिटेड सेंड इस एक्सपोर्ट बाउंड कार्गो यूटिलाइजिंग अब पीएसयू की सर्विस। ये पीएसयू जो सर्विस दे रही कार्गो, उसकी मदद से वीएसटी अपना माल बेच रही है। एफएसटी, सॉरी एफएसटी, वीएसटी नहीं एफएसटी।
ठीक है. On going through bills raised by BCCL on FST Limited, it was observed that these pertain to charges levied by BCCL for handling containers, रोड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और रेलवे फ्रेट. अब ये जो कह रहे हैं कि ये जो कार्गो सर्विसेज हैं इसमें भी तीन भाग हैं. क्या? कंटेनर के लिए हैंडलिंग, के लिए हैंडलिंग का एक तो चार्ज, और दूसरा अपना रोड ट्रांसपोर्टेशन का एक तो, और तीसरा है अपना कौन सा, फ्रेट का. तो दोस्तों आप मेरे को एक बात बताना, जब हम 194C, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वाला टाइप का आ रहा है, जब हम 194C में जब हम टीडीएस काटते हैं तो हैंडलिंग पे भी कटता है, रोड ट्रांसपोर्टेशन पे भी कटता है, फ्रेट पे नहीं कटेगा. फ्रेट पे नहीं कटेगा. क्यों? क्यों नहीं कटेगा सर? ये रेलवे वाला है. आप सेक्शन पढ़ो 194C, उसमें एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि अगर रेलवे वाले से कैरेज वगैरह पर्सनस की ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए लगता है, गुड्स वगैरह के लिए, तो उस पर टीडीएस नहीं कटता. मैं आपको अभी पॉइंट दिखा दूंगा. तो ये पॉइंट इस वजह से फ्रेट वाले पे नहीं आएगा, बाकी दोनों पे आएगा. ठीक है ना दोस्तों? ठीक है सर. ये बात भी हमारे को समझ आ गई, सेक्शन भी याद आ गया. बात तो सही है. देखो तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ये वाला सेक्शन अपना कौन सा आ गया इधर, 194C. कहाँ गया ये रहा. FST Limited has made payment during these years to certain companies providing cleaning and forwarding charges, cleaning and forwarding services for carriage of goods. क्या देते हैं? Cleaning and forwarding services. The team has pointed out that tax has been deducted on these payment at inappropriate rate. वो कह रहे हैं गलत रेट पे टीडीएस काटा है, leading to short deduction of tax. Okay. The team insists that these payments are in the nature of brokerage. दोस्तों आप मेरे को बात बताओ, ब्रोकरेज क्या होता है? मेरे लिए किसी ने काम किया, उसको मैं कमीशन दे रहा हूँ, वो चीज़ होती है ब्रोकरेज. क्या क्लीनिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस कोई ब्रोकरेज में आता है? आप खुद सोचो अपने जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से. क्या क्लीनिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस क्या ब्रोकरेज में आना चाहिए? ब्रोकरेज आता है अपना 194H में. क्लीनिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस क्या है, अपने कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर के हैं, वो आएंगे 194C में. और दोनों के टैक्स रेट्स में बहुत फर्क है टीडीएस रिडक्शन के. ठीक है ना दोस्तों? ठीक है सर. इसकी डिटेल्ड आप कब बताओगे? हम हमारी आईसीआई का पूरा समराइज वर्जन देखेंगे, आईसीआई ने क्या बोला है. मेरे हिसाब से तो ये 194H है, और ये वाला अपना आएगा 194C. ठीक है ना दोस्तों? ठीक है. एंड वारंट टैक्स डिडक्शन एट द रेट ऑफ 5%, ये बोलना चाह रहा है सेक्शन. तो 194H में तो ये कवर नहीं होगा, तो इसकी हम डिटेल्ड नीचे देख लेंगे क्वेश्चन क्या पूछेगा उसके हिसाब से. FST Limited has also recently participated in fair in Mumbai. मुंबई गए थे भाई साहब ये, एंड हैड पेड चार्जेस ऑफ 5 lakhs टूवर्ड्स, 5 लाख रुपए पे करे किसके लिए? मेक शिफ्ट हॉल एंड यूज ऑफ फर्नीचर. मतलब उनने हॉल रेंट पे लिया. तो सेक्शन कौन सा लगता है अपना? 194I. आई मतलब रेंट पे लिया, एंड यूज ऑफ फर्नीचर. फर्नीचर भी उसी में आता है. 5%, 10% वाला याद है? बिल्कुल सही याद है. मेक शिफ्ट स्टॉल और उसके लिए यूज ऑफ फर्नीचर. एग्जीबिशन सेंटर को रेंट पे लिया है इसके लिए. owned by a company. The team had pointed out non-deduction of tax at source by FST Limited on the same. ये पॉइंट एक है 194I का. ठीक है सर. ड्यूरिंग द सर्वे टीम ऑल्सो स्टम्बल्ड अपॉन सर्विस बिल्स ऑफ फ्यू क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स. कौन है? एजेंट्स. ध्यान देना. These agents are acting as shipping agents of non-residents. ये NR शिप ओनर थे. ये इनके क्या थे? एजेंट. ठीक है सर. द FST लिमिटेड हैज पेड ओशियन फ्रेट टू दी शिपिंग एजेंट्स. एजेंट्स को क्या दिया FST ने? ओशियन फ्रेट. फ्रेट पे किया है. ठीक है. द टीम हैड पॉइंटेड आउट दैट टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड ऑन ओशियन फ्रेट पेड टू दी शिपिंग एजेंट्स बिफोर लीगिंग. द टीम रेज शो कॉज नोटिस रिलेटिंग टू अवर इशूज. अब ये पूछना चाह रहे हैं क्या इस पर टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा. ये इशू आता है अपना 172 में. डीटी में आप सेक्शन पढ़ना 172. सर्कुलर आया था 1995 में. सर कब आया था? 1995 में. इसमें 195 भी कवर नहीं होगा और 194C भी कवर नहीं होगा, क्योंकि ये जो अपना शिपिंग एनआर शिप ओनर्स वाला केस है 172 में पर्टिकुलरली कवर्ड है. उस सेक्शन में ये क्या है? ओवर रूलिंग सेक्शन है. क्या है? ओवर रूलिंग सेक्शन है. जो इस सेक्शन में बात लिखी 172 में वही है, बाकी सबको छोड़ देगा वो. तो 172 में जो बात लिख गई वो 172 से एप्लीकेबल है.
और ये जो एनआर शिप ओनर वाला केस है अपना 172 में कवर्ड है। तो सेक्शन 172 क्या है ये तो बताओ। रुको रुको सबर करो। ठीक है सर ठीक है, सबर भी कर लेंगे। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि स्टडी में क्या है, आगे डिटेल्ड हम पूरा देखेंगे। Just when he was working on preparing a reply to above Shoka's letter, after few days in his office, CAT received a copy of notice forwarded by the company. The said notice was issued by Superintendent Anti-Evasion. सर कितनी सारी दिक्कतें चल रही हैं इसके बाद। आईटी वाले भी आ गए, अब जीएसटी वाले भी आ गए। CGST division informed that exporter company has been flagged as risky exporter. क्या बोला गया है इसको? risky exporter on the basis of risk analysis by DGARM, Directorate General of Analytics and Risk Management. The said notice contained a long list of documents to be submitted by the companies, including copies of GSTR 9, 3B, GSTR 1, reconciliation with ITC reflecting on portal, reconciliation of EA bills issued with GSTR 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पास्ट ईयर, ये सब देना है उन्हें कॉपी, ये अपने लिए कोई काम की बात नहीं है। द कंपनी इज एक्सपोर्टिंग गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ IGST, ओके। Its export-bound shipments attract GST at the rate 5%. Subsequently, a departmental team also visited premises of the company. कोई दिक्कत नहीं है, IGST पे करते हैं एक्सपोर्ट पे 5% की, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। अब तक इस पैराग्राफ में तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब नीचे देखते हैं पॉइंटर्स क्या कहते हैं। On going through documents submitted by the company, after conducting necessary verification, the team raised the following issues. क्या? The team pointed out that fabric, which is main raw material for manufacturing of garments, बिल्कुल ठीक बात, having taxable value 50 lakhs, attracting GST at the rate 5%, was destroyed by fire in premises of the company during the month of April. मतलब 50 लाख का उनका क्या था टैक्सेबल वैल्यू, और उसमें से attracting GST rate of 5% was destroyed in a fire in premises of the company. अप्रैल में आग लग गई थी, फायर में गुड्स जल गए। तो उनने क्या कर रखा है, जीएसटी का उसका आईटीसी क्लेम कर रखा है। तो क्या उसको आईटीसी क्लेम करना चाहिए, वो चीज़ लिख रही है। द कंपनी हैज अवेल्ड आईटीसी ऑफ 2.5 lakhs ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2023। तो वो चीज़ इसमें लिख रही है। ठीक है सर ठीक है, देख लेंगे वाला पॉइंट। क्या वो आईटीसी क्लेम करना चाहिए कि नहीं, वो लिख रहा है इसमें। The company has been availing services of a security agency for providing it with security manpower. ठीक है। The company has paid amount of 10 lakhs to one such security service agency, a property concern during the 23-24 up to the date of team's visit. It is insisted that company was required to pay GST on such services under RCM. ये तो हमारे को पता है, सिक्योरिटी सर्विस पे RCM लगता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें RCM के बारे में पूछा है। ठीक है सर। It has been pointed out company has received duty credit scripts. सही, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट क्या होते हैं? ये क्या एक्सपोर्ट के लिए अपने को क्या मिलते हैं, इंसेंटिव मिलते हैं गवर्नमेंट से। वो होते हैं क्या, होते हैं इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स बाय गवर्नमेंट अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन एक्सपोर्टेड। ठीक है। These duty-free scripts, duty credit scripts in turn have been sold by the company to third party. कंपनी ने थर्ड पार्टी को बेच दिए। Supply of such duty credit scripts are exempt from GST. जो ये बेच रहे हैं, वो जो GST आई उस पर जो वैल्यू आई उस पर जो GST बनता है वो एग्जम्प्ट है। मतलब वो जो सर्विस है वो एग्जम्प्ट है। ठीक है। अंडर नोटिफिकेशन 35/2017 सेंट्रल टैक्स। ठीक है। द टीम पॉइंट्स आउट दैट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रिवर्स आईटीसी ऑन कॉमन इनपुट सर्विसेज रिलेटिंग टू सच एग्जाम सप्लाई। अब ये कौन सा आएगा, रूल 42-43 जो अपना जीएसटी में है ना, रूल 42-43। इसके लिए आप बच्चों डिटेल्ड लेक्चर देखना, जिस भी फैकल्टी का जीएसटी क्लासेस लिया आपने। इतना डिटेल में रूल 42-43 आपको नहीं समझा पाऊंगा, इसमें बहुत डिटेल में लिखा हुआ, मैंने पढ़ा था पूरा। मेरे को भी मतलब टाइम हो गया जीएसटी पढ़े हुए, तो मैं भी भूल चुका हूँ थोड़ा सा वो रूल। तो आप जो भी फैकल्टी का लेक्चर देखते हो तो उसका रूल 42-43 रेफर कर लेना, वही चीज़ इसमें लिखी हुई है। यूसी में होता है ना अपना रिवर्सल करते हैं आईटीसी वगैरह का। बात तो सही है सर। Assume that income tax law for financial year 23-24, assessment year 24-25 is applicable in situation involving past years ignore surcharges. कोई दिक्कत नहीं है। एमसीक्यू देखते हैं दोस्तों, एमसीक्यू देखेंगे फिर उसके आंसर देखेंगे। कंसिडरिंग मैटर स्टेटेड एट 1,
मतलब पहले वाला जो पॉइंट था अपना, रिलेटिंग टू शॉर्ट डिडक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम पेमेंट्स मेड टू BCCL। अब आपको देखो सारा रिव्यू आ रहा होगा कि हाँ किस स्टडी में क्या क्या पढ़ लिया, मैंने आपको क्या क्या बताया, उसका सिनॉप्सिस भी दिया था। अब हम डिटेल में पूरा पढ़ लेंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा। DTIDT लॉ का खेल है मेन तो। बट सर्वे टीम इन देयर शो कॉज नोटिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन दिस रिगार्ड। ठीक है, शॉर्ट पेमेंट ठीक है। Considering matter is stated one relating to short deduction of payments from short deduction of tax from payment made to BCCI by survey team in their show cause notice which of the following statement is most appropriate। ठीक है सर। टैक्स वॉज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन हैंडलिंग चार्जेस एंड रेलवे फ्रेट। मैंने आपको क्या क्या बताया था, रेलवे फ्रेट पे नहीं कटेगा, बाकी दोनों पे कटेगा। ठीक है सर। तो अपने को देखो जो पार्ट इंपॉर्टेंट है पहले वो भी टिक करा देता हूँ। टैक्स वॉज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन हैंडलिंग चार्जेस, रोड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, बिल्कुल ठीक बात। हाउएवर नो टैक्स वॉज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन रेलवे फ्रेट अंडर रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द लॉ। ये बात ठीक है। अब मैं देखता हूँ आंसर। अंडर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, कौन सा सेक्शन लगा, 194C। टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क, बिल्कुल ठीक बात। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 194C, जो सेक्शन में एक्सप्लेनेशन दी हुई, क्या दी हुई है, वर्क शेल इंक्लूड क्या, कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन रेलवेज। मतलब रेलवेज के अलावा कोई भी कैरेज वगैरह होगी किसी और मोड से, रेलवेज वाली मोड को छोड़ के, वो वर्क में आएगा, रेलवेज वाला वर्क में नहीं आएगा। और जो अपने केस स्टडी में जो लिख रहा था वो रेलवेज के बारे में लिखा हुआ था, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो रेलवेज के बारे में दिया हुआ था, तो रेलवेज वाला इस वजह से उस पर नहीं आएगा फ्रेट पे। ठीक है सर। Therefore, transportation charges by railways does not require deduction of tax at source. Handling charges in the nature of service contract require deduction of tax at source under section 194C, जो मैंने आपको बता दिया था पहले। इस वजह से बाकी दोनों पे आएगा, फ्रेट पे नहीं आएगा क्योंकि वो रेलवेज वाला है। ठीक है सर, ठीक है। देखो ये रहा, ये वाला पॉइंट था ना अपना पहला वाला, ये रहा ये वाला पॉइंट। देखो दूसरा पॉइंट देखो, the survey team has raised the issue of application of inappropriate rate while deducting tax from payments made to certain companies providing clearing and forwarding services at JNPT Naha Seva Mumbai. Which of the following statement is likely to be correct in this regard? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या था, अपना ब्रोकरेज वाला पॉइंट था, याद हो तो आपको, कि वो कह रहे थे कि ये अपना ब्रोकरेज में आएगा तो 194H में TDS कटना चाहिए, 194C में नहीं कटना चाहिए। तो मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ। The team has pointed out that tax has been deducted on payment made to certain companies providing clearing and forwarding services at inappropriate rate। वो कह रहे गलत रेट पे काटा हुआ है। The team insists that these payments are in the nature of brokerage। वो कह रहे brokerage है साहब ये, and deduction at tax at 5%। However, team's point of view is not in accordance with law। वो कह रहे हैं जो टीम कह रही है ब्रोकरेज है वो गलत है, ये आएगा 194C में। The expenses incurred are not in the nature of brokerage। Explanation to section 194H provide that commission of brokerage includes any payment received or receivable directly or indirectly by a person acting on behalf of another person। मैंने बताया था मेरे behalf पे कोई पर्सन काम कर रहा है, मैं उसको कमीशन दे रहा हूँ, वो होती है ब्रोकरेज। एज सिंपल एज दैट, सिंपल लैंग्वेज में समझो, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो वो होता है कमीशन, ब्रोकरेज। ठीक है ना दोस्त। ठीक है, फॉर सर्विस रेंडर्ड नॉट बीइंग प्रोफेशनल सर्विसेज और फॉर एनी अदर सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ goods or in relation to any transaction relating to any asset, valuable articles not being securities। ठीक है सर। However, in the given situations, services are being rendered by the company as forwarders and for facilitating their movement and carriage from port to the country of destination। मतलब कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जो खर्चा है वो चीज़। ठीक है। ब्रोकरेज इज नॉर्मली एसोसिएटेड विद पेमेंट इन द नेचर ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और इन रिलेशन टू ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एनी एसेट। ब्रोकरेज किस चीज़ के लगता है, ब्रोकरेज मेनली तो अपना गुड्स के लिए लगता है, गुड्स के जो अपना परचेज सेल होती है उस पर बीच में कोई आदमी है उसके लिए, और किसके लिए होता है, असेट के रिगार्डिंग होता है। ठीक है। फर्दर सर्कुलर नंबर 715 डेटेड 8/8/1995, कितना पुराना सर्कुलर है, इशूड बाय CBD स्टेट दैट एज रिगार्ड्स पेमेंट टू क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट फॉर कैरेज ऑफ गुड्स
द सेम शैल बी सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194C। अब सर हम जब एग्जाम में लिखेंगे तो हमें ये सर्कुलर कैसे मिलेगा इतना पुराना? अब आईसीए ने तो लिख दिया, आईसीए को तो कुछ भी लिख सकता है, वो तो कहीं से भी ढूंढ सकता है, हम कैसे ढूंढेंगे उस टाइम पे? अब दोस्तों ये तो थोड़ा टास्क है, इंपॉर्टेंट टास्क है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप अगर ये सर्कुलर नहीं भी लिखोगे तो भी आंसर बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं बनेगा। एक तो बेसिक नॉलेज से भी आप कर सकते हो, जब आप सेक्शन ढूंढोगे आपको मिलेगा ये चीज़ भी। ठीक है ना दोस्त? ठीक है सर, ठीक है, हम सब कर लेंगे। तो अपना सेकंड एमसीक्यू का आंसर देखते हैं। टैक्स वाज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड 5%, नहीं। टैक्स वाज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड 5%, नहीं। टैक्स वाज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड 2%, यस। टैक्स वाज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड 5%, नहीं। देखो दोस्त, थर्ड वाला एमसीक्यू देखो। It was pointed out that in the show cause noted that FSC Limited has failed to deduct taxes source on payment made to a company owing exhibition center in Mumbai। कौन सा वाला था ये? 194I वाला। For a makeshift stall and use of furniture, which of the following statement is correct in accordance with law in this regard? ठीक है सर, ठीक है सर। 194I में होता क्या है? 194I होता है अपना रेंट वाला। इसमें क्या होता है? 2% होता है मशीनरी के लिए और प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए, ठीक है सर। और 10% होता है अपना लैंड एंड बिल्डिंग के लिए और फर्नीचर के लिए। और लिमिट होती है 2,40,000 की पर फाइनेंशियल ईयर की। ठीक है सर, ठीक है। अब देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए। टैक्स वॉज रिक्वायर्ड टू डिडक्टेड ऑन सोर्स एट सोर्स ऑन पेमेंट मेड टू द कंपनी ओइंग एग्जीबिशन सेंटर। सच टाइप ऑफ पेमेंट नेसेसिट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एट 2%। 2% तो नहीं आएगा क्योंकि फर्नीचर की बात कर रहा है और बिल्डिंग की बात कर रहा है, मशीनरी की बात तो है नहीं, प्लांट इक्विपमेंट की बात नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। टैक्स वॉज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स ऑन पेमेंट मेड टू द कंपनी ओइंग एग्जीबिशन सेंटर, ये वाला पॉइंट। सच टाइप ऑफ पेमेंट नेसेसिटी डिडक्शन ऑफ टैक्स एट 10%, यही वाला पॉइंट आ जाएगा 10% वाला। है कि नहीं सिंपल? टैक्स वॉज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्शन ओनली फॉर द चार्जेस यूज ऑफ मेक शिफ्ट स्टॉल एट 2%, यूज ऑफ फर्नीचर एट 10%। ये भी गलत है, ये वाला भी गलत है। अब देखो इसका आंसर। अंडर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194I, वही पूरा लॉ लिख दिया है उसमें से कॉपी मार के। हमारे को तो लिखना नहीं है एग्जाम में, टिक्का मारना है सीधा, रीजनिंग तो लिखनी नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। एनी पर्सन नॉट बीइंग इंडिविजुअल और HUF हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग, मतलब कंपनी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी, पेइंग टू अ रेसिडेंट एनी इनकम बाय वे ऑफ रेंट शेल, कंपनी किसको पे कर रहा है? रेंट किसको? रेसिडेंट। क्या पे कर रहा है? रेंट पे कर रहा है। At the time of credit of such income to the account of the payee or at the time of payment therein cash or by the issue of check or draft by or by any other mode whichever is earlier। ये तो हमें लॉ की लैंग्वेज बिल्कुल रटी हुई है 194 की। डिडक्ट इनकम टैक्स देयर ऑफ एट द रेट ऑफ 2% फॉर द यूज ऑफ मशीनरी और प्लांट और इक्विपमेंट, ठीक है। और 10% किस लिए दोस्तों? लैंड और बिल्डिंग इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग, लैंड अपर्टनेंट टू ए बिल्डिंग, उस बिल्डिंग से रिलेटेड लैंड जो भी है, और फर्नीचर एंड फिटिंग्स के लिए, फर्नीचर एंड फिटिंग्स के लिए क्या रेट आया? 10%। Provided that no deduction shall be made under this section where the amount of such income as the case may be, the aggregate of the amount such income credited or paid or likely to be credited or paid during the financial year कितनी है? 2,40,000। अप टू कितनी होनी चाहिए? 2,40,000 की है तो कोई DDX डिडक्ट नहीं होगा, बट इसमें कितनी थी? अपनी ज़्यादा थी। कितनी थी दोस्तों? 5 लाख थी शायद, हाँ 5 लाख थी। तो 5 लाख की TDS अट्रैक्ट हो जाएगा 10% पे, सिंपल है। ठीक है सर, ठीक है। एज रिगार्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फायर इन द मंथ ऑफ अप्रैल, उसमें क्या लगा होता कि हमें ITC रिवर्स करना पड़ेगा, सेक्शन 17 ये बात करेगा। इस कंसर्न विच स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, विच स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। देखो मैं आपको इसका लॉ बताता हूँ। या तो हम ITC रिवर्स भी कर देते हैं, और उसके दो तरीके होते हैं, ITC रिवर्स कर सकते हैं या तो, और आउटपुट लाइबिलिटी बढ़ा सकते हैं, या तो GST पे कर दो या ITC रिवर्स कर दो, एक ही बात है। ठीक है सर, ठीक है। अब लॉ में क्या लिखा हो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सेक्शन 17(5), ये
Section 17 subsection 5 clause H of CGST Act 2017 state that input tax credit shall not be available in respect of goods lost, खो गए, stolen, चोरी हो गए, destroyed, खराब हो गए, write off, खत्म हो गए, और disposed of by way of gift or free samples. ठीक है. Since raw material having taxable value 50 lakhs has been destroyed in fire, ITC on the same, उस पे जो ITC बनता है कितना, 2.5 लाख का, need to be reversed by the company. ITC need to be reversed. ये तो आएगा नहीं. ये वाला आता है अगर बहुत सारी जगहों पे, इंक्रीज वाला भी आता है, लेकिन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एच में क्या लगा हुआ है, रिवर्सल ऑफ आईटी, तो हम रिवर्सल वाला पॉइंट ले लेंगे क्योंकि इसने क्या बोला है, मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉइंट. ये वाला तो आएगा ही नहीं. आप देख रहे होंगे दोस्तों, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप देखोगे तो नॉर्मल सी बातें हैं सब बिल्कुल अभी तक. और जो जो फ्रेश मे 24 गोल्डन अटेम्प्ट है, तो मतलब इतना पेपर कठिन भी नहीं आएगा आईबीएस का. तो खासकर हो सकता है इन 15 में से भी 2 कॉपी पेस्ट आ जाए, जैसे इकोनॉमिक लॉ में हुआ करता था. तो बिल्कुल फोकस से पढ़ाई करनी है इनकी. द टीम हैज रेज द इशू ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन अवेलिंग सर्विसेज ऑफ ए सिक्योरिटी एजेंसी. ओके, इसमें क्या लगता है, सिक्योरिटी वाले में को पता है आरसीएम लगता है. बिल्कुल ठीक बात सर. डेस्क्राइब इन केस स्टडी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस रिगार्ड. तो देखो, सिक्योरिटी सर्विस थी कितने की, ये रही अपनी थी 10 lakhs की. अब 10 lakhs पे आरसीएम में लगेगा 18%, तो कितना बनेगा अपना 1.8 लाख. इतने की लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी, एज सिंपल. और जब हम आरसीएम पे करते हैं 10 lakhs का 1.18% से 1.8 लाख, तो उसका आईटीसी भी अपने को मिल जाएगा, ऐसा सेक्शन में लिखा हुआ है. तो ये पॉइंट आ जाएगा. देखो ये 0.5 तो कहाँ से आएगा, आएगा ही नहीं. ये तो 1.8 lakhs were required to be paid under reverse channel. ITs of 1.8 lakhs was required to be taken by the company in its monthly GSTR 3B. हम लोग को पता है GSTR 3B हम क्लेम कर लेते हैं. ठीक है सर, ठीक है. ये पॉइंट अपना गलत है, 0.5 वाला. तो ये 1.8 वाला था सही अगर ये लाइन नहीं लिखी होती, बट नो क्रेडिट, क्रेडिट तो मिल जाएगा. तो इस वजह से ये पॉइंट भी गलत हो गया अपना. देखो इसका आंसर, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट. कौन प्रोवाइड कर रहा है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट. देखो सिक्योरिटी सर्विसेज है, बीसी के अलावा कोई भी प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है सर, ठीक है, समझ गए हम. किसको कर रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड कर रहा है. तो इस पे जो जीएसटी आएगा उस पे क्या लगेगा, अपना आरसीएम. और इस आरसीएम का क्या क्लेम कर लेंगे हम, आईटीसी. ठीक है सर. अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू अ रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी आर लाइबल टू जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. नोटिफिकेशन नंबर क्या है, 29/2018. ठीक है सर. Since FST Limited avails the services provided by way of supply of security personnel from a proprietary firm, it has to pay GST under reverse charge mechanism. दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना. मेहनत लगती है सब चीज़ में, लाइक ज़रूर कर देना. बस एक लाइक की तो बात है, और क्या है कि नहीं, इतना तो आप कर ही दोगे दोस्तों. फर्दर जीएसटी रेट फॉर सर्विसेज 18% इज एप्लीकेबल टू सच सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड कंपनी नीड्स टू टेक आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम. पूरी रीजनिंग भी मिल गई हमें क्यों हो रहा है ऐसा, है कि नहीं दोस्तों, सिंपल. बिल्कुल ठीक बात सर, बिल्कुल ठीक बात, मज़ा आ गया. करा दे जाओ फटाफट. 6.6 तो अपन अपना एमसीक्यू तो खत्म हो गया, अब अपन आ गए डेस्क्रिप्टिव पे. देखो बिल्कुल ध्यान से करना, डेस्क्रिप्टिव इंपॉर्टेंट है इसके बिल्कुल. 7th वाला आपको खुद करना पड़ेगा. रूल 42-43 का मैं आपको हिंट दे दूंगा कैसे होगा. इसका आप डिटेल्ड लेक्चर विशाल सर का देख लेना, या फिर यशवंत सर का देख लेना, अक्षांत सर का देख लेना, जिस भी फैकल्टी का देखना हो उसका देख लेना, सबके अच्छे हैं. ठीक है सर, ठीक है. The survey team has raised the matter regarding non-deduction of tax at source on ocean freight paid to shipping agent. क्या हो रहा है, ओशियन फ्रेट पे किया जा रहा है. किसको पे किया जा रहा है, शिपिंग एजेंट्स. ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 6 मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट. शिपिंग एजेंट्स को, ये एजेंट्स हैं किसके, एनआर फॉरेन शिपिंग कंपनीज के. एनआर फॉरेन शिपिंग कंपनीज के ये एजेंट्स हैं, इनको ये पे हो रहा है. ठीक है सर.
इन इट शो कॉज नोटिस, ठीक है सर। हाउ कैन सीएटी डिफेंड द कंपनी वाइल प्रिपेयरिंग रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस एज फार एज द इशू इज कंसर्न। सर्वे टीम ने कहा भाई साहब ये जो पेमेंट कर रहे हो इस पर टीडीएस कटना चाहिए। अब मैं सी हूँ एज अ सीएम, मैं कैसे डिफेंड करूँगा कि हाँ ये टीडीएस नहीं कटना चाहिए था। मैं तो अपोजिट में ही बोलूँगा ना। मैं कैसे बोलूँगा कि टीडीएस नहीं कटना चाहिए था। मैं कौन से सेक्शन की मदद लूँगा, वो चीज़ इसमें बतानी है कि मैं कौन से सेक्शन की मदद लूँगा, क्योंकि मुझे ही तो रिप्लाई फ्रेम करना है ना दोस्तों। वो चीज़ है इसमें। कोट रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द लॉ इंक्लूडिंग नोटिफिकेशन सर्कुलर ऑन दिस सब्जेक्ट मैटर। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या बनना चाहिए। देखो दोस्तों कितना बड़ा आंसर है, बट इसमें कुछ है नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो मैंने ऐसे समरी सी बनाई है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा ये वाली, ठीक है ना। ठीक है सर। इन द गिवन सिचुएशन एफएसटी लिमिटेड मेड पेमेंट टू ओशियन फ्रेट टू एजेंट्स ऑफ नॉन रेसिडेंट फॉरेन शिपिंग कंपनीज। कोई दिक्कत नहीं है, एफएसटी लिमिटेड ने ओशियन फ्रेट पे किया है। एफएसटी लिमिटेड ने ओशियन फ्रेट पे किया है किसको, एजेंट्स ऑफ एनआर को, ऐसे लिख देते हैं ओशियन फ्रेट। सर राइटिंग थोड़ी गंदी है, थोड़ा मैनेज कर लेना बस। राइटिंग को वैसे भी सीए में कोई नहीं देखता, नॉलेज होनी चाहिए बस। सेक्शन 194 सी स्टेट दैट एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल ऑफ पेइंग एनी सम टू एनी रेसिडेंट, ध्यान देना बच्चों। 194 सी किस पे लगता है, रेसिडेंट। और हम पेमेंट किसको कर रहे हैं, एक तरीके से हम पेमेंट एनआर को ही तो कर रहे हैं, क्योंकि एनआर और एजेंट के बीच में क्या है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है। क्या है, एनआर और एजेंट के बीच में क्या है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। जब एनआर और एजेंट के बीच में प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है तो दोनों एक ही तो हैं दोस्तों, है कि नहीं। आप पेमेंट मुझे करो या मेरे भाई को करो, एक्चुअल में आ तो मेरे पास ही रहा है कि नहीं। प्रिंसिपल करो या एजेंट को करो, दोनों है तो इंटर रिलेटेड ही। हम्म। तो सर जब आप एजेंट को कर रहे हैं और एजेंट का जो प्रिंसिपल वो एनआर है, तो क्या एजेंट भी एनआर नहीं बन जाएगा, बताओ मेरे को। क्या एजेंट भी एनआर नहीं बन जाएगा। हम्म। फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क, ठीक है। इन परसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड अ स्पेसिफाइड पर्सन shall at the time of credit of such sum to the account of the contractor or at the time of payment thereof in cash by issue of check or draft or by any other mode whichever is earlier, deduct tax at specified rates in accordance with provisions of section 194C। ठीक है। वर्ड को ऑल्सो इंक्लूड्स, ये पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है जो अपनी थी, ठीक है सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये आएगी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको पहले ही बता रहा था। However, board has issued circular number 723 dated 19 सितंबर 1995। कब का है, 1995 का सर्कुलर है। कितना पुराना सर्कुलर है, जो मैं सेक्शन 172 की बात कर रहा था। इन दिस रिगार्ड रिलेटिंग टू शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, सेक्शन 172 किसके लिए, शिपिंग बिजनेस के लिए। शिपिंग, ये क्या है, पर्टिकुलर सेक्शन है। इट स्टेट दैट सेक्शन 172 डील्स विद बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, ठीक है, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। सेक्शन 172(1) प्रोवाइड्स दैट द मोड ऑफ द लेवाई एंड रिकवरी ऑफ टैक्स, क्या कैसे इनकम टैक्स की लाइबिलिटी लगाएंगे और उस पैसे को कैसे रिकवर करेंगे, कौन सा सेक्शन बोलता है, 172 सब सेक्शन नंबर 1, ठीक है सर। इन द केस ऑफ एनी शिप बिलोंगिंग टू और चार्टेड बाय नॉन रेसिडेंट, क्या है, एनआर की शिप है ये, किसकी शिप है, एनआर की, ऐसे समझो, ठीक है। विच कैरीज पैसेंजर, लाइफ स्टॉक, मेल और गुड्स शिप्ड एट पोर्ट इन इंडिया। और इसके अंदर क्या है, पैसेंजर्स हो सकते हैं या गुड्स हो सकते हैं। ये जा कर रहे हैं, इंडियन पोर्ट पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, इंडियन पोर्ट। ये क्या है, इसकी डेस्टिनेशन कह सकते हो, क्या है इसकी दोस्तों, डेस्टिनेशन। तो देखो क्या तक पढ़ा हमने, सेक्शन नंबर 172 सब सेक्शन नंबर 1 देख रहे हैं हम। एनआर है, उसका कोई शिप है, क्या कैरी कर रहा है, पैसेंजर या फिर गुड्स हो सकते हैं। कहाँ पे जा रहे हैं, इंडियन पोर्ट, उसकी क्या है, डेस्टिनेशन, ठीक है सर। एंड एनालिसिस ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 172 वुड शो दैट these provisions have to be applied to every journey a ship belonging to or chartered by a non-resident
मतलब ये सेक्शन 772 हर उस शिप पे लगेगा जो एनआर की है और जो जा रही है और जिसकी डेस्टिनेशन इंडिया के लिए है। ठीक है सर। अंडरटेक्स फ्रॉम एनी पोर्ट इन इंडिया, बिल्कुल ठीक बात सर। सेक्शन 172 इज अ सेल्फ कंटेन्ड कोड फॉर द लिवाई एंड रिकवरी ऑफ टैक्स, मतलब ये अपने आप में पूरा सेक्शन है लिवाई के लिए, लाइबिलिटी क्रिएट करने के लिए और रिकवरी करने के लिए। शिप वाइज एंड जर्नी वाइज, शिप वाइज मतलब हर शिप के लिए और जर्नी हर जर्नी के लिए उस शिप की। ठीक है सर। एंड रिक्वायर द फाइलिंग ऑफ रिटर्न विद इन अ मैक्सिमम टाइम ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिपार्चर ऑफ द शिप, जब डिपार्चर की डेट है उसके 30 दिनों के अंदर अंदर तुम्हें उस शिप की रिटर्न फाइल करनी होती है। अगर आपने टीटी में पॉइंट पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से क्लिक हो रहा होगा दोस्तों। ठीक है सर, ठीक है। The provisions of Section 172 are to apply notwithstanding anything contained in any other provisions of the Act। मतलब बाकी सब चीज़ों को छोड़ो, जो भी और सेक्शन है उसे छोड़ो, 172 सबसे ऊपर, इस केस में 172 सबसे ऊपर। ठीक है। Therefore, in such cases, the provisions of Section 194C and Section number 195 relating to TDS are not applicable। इस वजह से सेक्शन 194C और 194 195 एप्लीकेबल नहीं हुए, क्योंकि 172 पर्टिकुलर सेक्शन लग गया है इस जगह पे। आई समझ आओ। The recovery of tax is to be regulated for a voyage undertaken from any port in India by a ship under the provisions of 172। कोई भी शिप वाला है एनआर के रिगार्डिंग है तो 172 लग जाएगा दोस्तों। ठीक है सर, ठीक है, बात तो सही है। 194C deals with works contract including carriage of goods and passengers by any mode of transport other than railways, बिल्कुल ठीक बात। This section applies to payments made by a person to any resident terminated contractor। ठीक है। It is clear from the section that the area of operation of TDS is confined to payment made to any resident। जो मैंने आपको शुरू में बताई थी ये बात, रेसिडेंट पे कन्फाइंड है 194C। On the other hand, Section 172 operates in the area of computation of profits from shipping business of NR। कितना बड़ा डिफरेंस है, वाह वाह। 194 से रेसिडेंट के लिए, 172 एनआर के लिए, एनआर का आया तो 172 लगा देंगे हम। बिल्कुल ठीक बात। Thus, there is no overlapping in the areas of operation of this section। वो अपना अलग, हम अलग, हम दोनों का कोई रिलेशन नहीं। ठीक है सर, ठीक है। It further states that there would however be the cases where payment are made to shipping agents of non-resident ship owners or charters for carriage of passengers etc shipped at port in India। वो कह रहे हैं एनआर के अगर तुम एजेंट को पे करते हो तो भी वो वैसा ही चलेगा। कैसे चलेगा? Since the agent acts on behalf of non-resident ship owner or charter, he steps into the shoes of the principal। जो प्रिंसिपल साहब ने कहा आर्टिकल वैसा ही काम करेगा, जैसे प्रिंसिपल कहेगा वैसा ही एजेंट चलेगा। तो इन दोनों में क्या है, आपसी रिलेशन है, और जैसे प्रिंसिपल है वैसा ही एजेंट बन जाता है। अकॉर्डिंगली प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 172 शैल अप्लाई एंड दोज ऑफ सेक्शन 194C एंड 195 विल नॉट अप्लाई। दोस्तों अब आया होगा आपको पूरा समझ। ठीक है सर, ठीक है। Therefore, it is very much clear from the above analysis that FST Limited was not required to be deducted tax at source from payments on account of ocean freight की जो पेमेंट करी है उस पर TDS नहीं लगेगा। Therefore, CAT can defend, ये सब लिख के CAT डिफेंड कर सकता है। ठीक है सर, हमको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया अब ये पॉइंट। अब हम ये पॉइंट कभी नहीं बोलेंगे। और ये अपना वाला जो है रूल 42-43 का है, उसी का पूरा लॉ लिखा हुआ है। उसमें कॉमन इनपुट की बहुत सारी चीज़ें थी उस रूल में, जो रिवर्सल करने की बात होती है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? द जीएसटी टीम हैज़ पॉइंटेड आउट दैट द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रिवर्स द आईटीसी ऑन कॉमन इनपुट सर्विसेज रिलेटिंग टू एग्जाम्ड सप्लाईज ऑन ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द इशू कंसिडरिंग रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ। पूरा लॉ लिखना है, सेक्शन नंबर 17 के बारे में लिखना है, रूल 42-43 के बारे में लिखना है। इस पॉइंट को आप देख लेना दोस्तों, ये वाला पॉइंट थोड़ा जीएसटी की जिसको अच्छी नॉलेज होती है वही इस रूल 42-43 को टैकल कर पाता है। और कोई भी दिक्कत आए मुझे मैसेज कर देना, बेझिझक होकर मैसेज करना। कोई भी न्यू कोर्स के रिगार्डिंग पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, आप सबको पता है मैं क्वेरीज का रिप्लाई कर देता हूँ। तो 9897-527-291 ये मेरा नंबर है, आप लिख लो दोस्तों। कोई भी दिक्कत आए, बस दोस्तों मेहनत करना मत छोड़ो, मेहनत करते रहोगे ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहोगे।
कोई भी पॉइंट हो, कोई भी लाइफ कोई भी सिनेरियो चल रहा हो, कैसी भी टेंशन हो, सब हो जाता है दोस्तों। बस चलते रहना है, ठीक है ना। अभी क्या, अभी जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने हैं आपको। अब डिसाइड करो एक बार कि एक ग्रुप देना है या दोनों ग्रुप देने हैं। बच्चे को बहुत मैसेज आता है, सर मैं बाद में चेंज कर लूँ। बाद में क्यों दोस्त, अभी तुम बना के चलो ना। अभी तुम्हारे जैसा माइंड सेट होगा, तुम्हारा माइंड भी उसी हिसाब से वर्क करेगा, तुम्हारी पढ़ाई भी उसी हिसाब से चलेगी। अब बाद में सोचोगे कि नहीं मैं बाद में बदलूंगा, तो अभी आप टाइम वेस्ट करोगे फिर शुरू में। या तो शुरू में लेके चलो फोकस दोनों ग्रुप्स का, तो दोनों होंगे भाई, है कि नहीं दोस्तों। ऑल द बेस्ट दोस्तों, अच्छे से पढ़ते रहो।